तो हमारा यहाँ पर जो टॉपिक चल रहा था वो था दोस्तों क्या, ज्यामिति। एक मिनट, ज्यामिति और इंग्लिश में बोलूं तो ज्योमेट्री, जिसकी 8वीं क्लास आज होने वाली है और बिल्कुल जबरदस्त क्लास होने वाली है। इसमें आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा। तो मेरा सीधा पहले आपसे क्वेश्चन ही होगा। क्वेश्चन पहला मैं ये करूं कि वह कौन सा केंद्र है जो त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके बड़ी से बड़ी एग्जाम जो होती है एसएससी वगैरह की, उनमें एग्जाम में क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन बड़ा अच्छा वाला है। तो पहला ऑप्शन देता हूं मैं यहां पर, अंतः केंद्र। दूसरा मैंने कहा परिकेंद्र। तीसरा लंब केंद्र और चौथा मध्य केंद्र या फिर केंद्रक। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो फटाक से जवाब दीजिए मुझे इस क्वेश्चन का। कल वाले सेशन में ये बात मैं बता भी चुका था आप लोगों को। अरे गुलशन, बहुत दिनों बाद आज आया है तू, कहाँ रह गया था रे? गुलशन आया आई बाहर। सभी के जवाब आ रहे हैं ना? बीमार हो गया? अरे का होगो तू, तेरे को कोरोना तो नहीं हो गया कहीं? अगर किसी को कोरोना हो भी जाए तो डरना मत, पैनिक नहीं होना है, नो टेंशन रहिए, सब कुछ सही हो जाएगा। किसी को हो तो नहीं गया ना जो लाइव पढ़ रहे हैं उनमें से? अब दोस्तों लाइव पढ़ते पढ़ते ही कोरोना हो जाए तो फिर साला कोई रोक नहीं सकता। घर बैठे हो जाए तो वेरी गुड। सभी अच्छे से रहो, अपने घर पे रहो, अच्छे पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को घर बैठे। आपके मोहल्ले में 3 मर गए, बड़ी दुखद बात है यार। अब क्या कर सकते हैं, देखो बस अपनी सेफ्टी रखिए अपने पास, यही चारा है बस, और कोई चारा भी नहीं है। अपनी सेफ्टी अपने हाथ है बस, ज्यादा सैनिटाइजर वगैरह कुछ नहीं। आप तो अपना जो है संपर्क से बचें, बस सीधी सी बात यही है। तो दोस्तों मैं एक बार ये जो क्वेश्चन दिया है इसके बारे में बता देता हूं। देखिए यहां पर वह कौन सा केंद्र है जो त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ होता है। तो पहली बात तो मैं करूं किसकी, अंतः केंद्र की। तो अंतः केंद्र क्या होता है? अंतः केंद्र किसी त्रिभुज के जो कोण होते हैं ना, यानी इस कोण का अगर मैं समद्विभाजक लूं
और इस कोण का भी समद्विभाजक लूं, इस कोण का भी समद्विभाजक लूं, यानी मैं तीनों कोणों के क्या कर दूं, समद्विभाजक ले लूं, और ये तीनों जहां पर मिलते हैं वो क्या कहलाता है, आई यानी इन सेंटर, अंतः केंद्र कहलाता है। और दोस्तों इसको अगर केंद्र मानकर वृत्त खींचा जाए तो वो वृत्त क्या करता है मेरे दोस्तों, तीनों भुजाओं को आंतरिक रूप से स्पर्श करता है। तो इसके अंदर बनेगा एक अंतःवृत्त, तो अंतःवृत्त बनेगा तो दोस्तों इसकी त्रिज्या क्या होगी भाई, अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो बताओ इसकी केंद्र से जो मिला है किसको, भुजा को। तो यहां पर देखिए ये दूरी और ये दूरी, ये तीनों दूरियां क्या है, बराबर है, क्योंकि तीनों ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इसलिए आपका जो अंतर केंद्र जो होगा ना वो तो क्या होगा मेरे दोस्तों, शीर्ष तो होते हैं ये, और भुजाएं होती है आपकी ये। तो अंतः केंद्र हमेशा किससे समदूरस्थ होता है, वो होता है आपकी भुजाओं से समदूरस्थ होता है। तो ये वाली बात तो आपकी गलत है। फिर दूसरी बात चले परिकेंद्र की। तो परिकेंद्र क्या होता है, अगर आपका कोई त्रिभुज है और इसके किसी अंदर केंद्र लेकर क्या खींचा जाए, एक वृत्त खींचा जाए जो कि क्या हो, इस वृत्त को या वृत्त के शीर्षों से गुजरता है, तो ये जो वृत्त होता है ये वृत्त परिवृत्त कहलाता है, और परिवृत्त का जो केंद्र होता है वो परिकेंद्र कहलाता है। और दोस्तों ये मिलता कहां से है, ये समरानिया में मिलता है। कहां मिलता है, समरानिया में। और ऐसे मिलता है दोस्तों जब इस भुजा का समद्विभाजक ले लें, समद्विभाजक का मतलब इसको दो बराबर भागों में बांटे और 90 डिग्री का कोण भी, यानी लंब समद्विभाजक, ये लंब समद्विभाजक, दूसरा इस भुजा का लंब समद्विभाजक, तीसरा इस भुजा का भी लंब समद्विभाजक। तो ये तीनों जहां पर मिलते हैं वो केंद्र क्या कहलाता आपका, परिकेंद्र कहलाता मेरे दोस्तों। और देखिए आप अगर ये वृत्त है और इस बिंदु से इसको मिलाएं तो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, ये तीनों त्रिज्याएं हैं तो तीनों बराबर होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों त्रिभुज के जो शीर्ष हैं, ये शीर्ष जो है वो इस केंद्र से क्या होंगे मेरे दोस्तों, समदूरस्थ होंगे। समदूरस्थ यानी समान दूरी पर स्थित होंगे। तो यहां पर ये वाला जो केंद्र है वो परिकेंद्र होगा। क्या होगा, परिकेंद्र होगा। तो आपका जवाब क्या होगा मेरे दोस्तों, परिकेंद्र होगा। अगर आपका सवाल ये होता कि वह कौन सा केंद्र है जो त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ है, भुजाओं से समदूरस्थ का नाम आता तो आपका आंसर होता अंतः केंद्र। और अगर शीर्षों से समदूरस्थ की बात करें तो आपका आंसर क्या होगा, परिकेंद्र होगा। अगर मेरी ये वाली बातें आपके क्लियर हो गई हैं तो मुझे यस और नो में जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। विक्रम सिंह नहीं आया, शायद आपने कल क्लास ज्वाइन नहीं करी। तो आप एक बार कल वाली जो मेरी क्लास है इस पे रिकॉर्डेड पढ़िए। रिकॉर्डेड क्लास में ज्योमेट्री भाग 6, ज्यामिति भाग 6 है, उसको एक बार देख लीजिएगा, आपकी वो वाली बात क्लियर हो जाएगी। और ये सब क्वेश्चन जो मैं दूंगा अभी सबके जवाब आप दे सकोगे। हालांकि मैं अभी नहीं बताता, सिर्फ क्वेश्चन ही करवाता, लेकिन कुछ स्टूडेंट नए जुड़े हैं, इसलिए मैं क्या ये वाली बात बताना उचित समझ रहा हूं ताकि दोनों चीजें आपके एक साथ क्लियर हो जाए। बाकी आपको ध्यान ये रखना है, हाँ टीचमेंट ऐप पर ही है, रिकॉर्डिंग्स ऑप्शन है उसके अंदर आपको मिल जाएगा ना। तो यहां पर आपको समझने वाली बात यह है कि अगर आपको कौन सा केंद्र पूछे कि त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ पूछे तब तो नाम आएगा आपका परिकेंद्र, और भुजाओं से समदूरस्थ पूछे तो क्या आएगा, अंतः केंद्र आएगा। बस इतनी सी बात आपको समझनी है, समझ गए। अब चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपका है,
क्वेश्चन ये है मेरे दोस्तों कि त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र P है यदि कोण ए का मान 47 डिग्री हो तो कोण बीपीसी का मान क्या होगा। यह है गजब का सवाल। जल्दी से बताइए देखें। राजेश कुमार जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। कुलदीप चंदेल गड़बड़ कर दी आपने। देखिए दोस्तों, मैंने कल ये बात आपको बताई थी कि त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र एक तो होता है अंतः केंद्र, दूसरा होता है परिकेंद्र। कंफ्यूज मत होना। अगर आपका त्रिभुज बना है, त्रिभुज मैंने एबीसी बना दिया और इसका परिकेंद्र मैंने पी बना दिया। अब परिकेंद्र पी बना दिया मैंने, तो दोस्तों परिकेंद्र पर जो कोण बनेगा, कौन सा कोण, बीपीसी, यानी बीपीसी, इसको जब मिलाएंगे तब बनेगा। तो देखिए मेरे दोस्तों, इसको मैं स्पष्ट रूप से बता भी देता हूं आपको। पहली बात तो परिकेंद्र होता क्या है, भुजाओं के जब आप समद्विभाजक लोगे तब बनेगा परिकेंद्र। यानी कि अगर आप इस भुजा का समद्विभाजक लोगे, लंब समद्विभाजक, तो वो यहां पर मिलेगा। दूसरा, इस भुजा का लंब समद्विभाजक लोगे तो यहां पर मिलेगा। तीसरा, इस भुजा का लंब समद्विभाजक लोगे तो वो यहां पर मिलेगा, तब जाके ये परिकेंद्र बनेगा। अब दोस्तों देखिए, अगर आपका एक त्रिभुज है ये, और इस त्रिभुज में आप ध्यान से देखो तो देखो ये यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ये जो दोनों भुजाएं जब बराबर हैं तो क्या होगा आपका ये वाला कोण जो है वो इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो त्रिभुज दोनों हैं वो सर्वांग सम हो जाएंगे। ये वाली बात अभी नहीं बताऊंगा मैं आपको, इसको मैं जब सर्वांग समता की बात आएगी तो अच्छे से समझाऊंगा। अभी थोड़ी सी कम समझ में आएगी आपके, तो इसको मैं डायरेक्टली करवा रहा हूं आपको। यहां पर मैंने कल बात बताई थी कि अगर आपका परिकेंद्र आ रहा है P, तो ये वाला कोण अगर आपको चाहिए तो ये कोण डायरेक्टली कैसे आएगा, जो कोण ए का मान जितना दे रखा ना उसका दुगुना होगा। अगर ए का मान 47 डिग्री है तो इसका मान क्या होगा, 47 का दुगुना, यानी 94 डिग्री होगा। सीधा सा मामला यहां पर है। और दोस्तों अगर ये परिकेंद्र की बजाय अंतः केंद्र होता तब ये कोण जो है वो कितना होता, तब होता 90 प्लस ए का आधा। ये वाली बात भी मैं आपको बता चुका हूं, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको। तो वो आपको इसीलिए तो मैंने दोनों बातें एक साथ अभी बताई है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सवाल निकालोगे तभी मामला बैठेगा। भाई जब अंतः केंद्र हो तब तो 90 प्लस ए का आधा करना है, और परिकेंद्र हो तो आपको डायरेक्ट ए का दुगुना कर देना है, 94 डिग्री आ जाएगा। दूसरी बात, परिकेंद्र का नाम आए तो आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि पक्का एक जो त्रिभुज है ना, उस त्रिभुज के बाहर एक वृत्त बनेगा।
वृत्त बनेगा तो पक्का इसका केंद्र होगा और उस केंद्र का नाम ही क्या होगा, परिकेंद्र होगा। ये बात समझनी है, ध्यान याद रखना। और यहां पर ये त्रिभुज एबीसी है आपका, और एक बार देखिए कि एक बार तो इस बीसी से कहां कोण बना, इस केंद्र पे कोण बना, और एक बार आपका कहां बना, परिधि पर कोण बना। तो जितना कोण परिधि पर बनता है, परिधि पर अगर x कोण बना तो इस पर कितना बनेगा, 2x का बनेगा। अगर यहां 47 का बना है तो यहां कितना बनेगा, 94 बनेगा। शायद मेरी बात क्लियर हो गई होगी अब। आगे चलूं दोस्तों। बताओ विक्रम सिंह, आप कुछ बोल रहे हो? ओके। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, आ रहा है ना, वेरी गुड। अब समझिए अगली बात को। देखिए दोस्तों मैं बात ये बताना चाह रहा हूं आपको, क्वेश्चन के माध्यम से ही बताऊंगा। एक त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाओं एडी, एक माध्यिका ले रहा हूं भाई, माध्यिका एडी की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। माध्यिका एडी की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तथा जी केंद्रक है, जी केंद्रक है, तो एजी तथा जीडी की लंबाइयां क्रमशः क्या होंगी, लंबाइयां क्रमशः क्या होंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार वाला। वेरी गुड कुलदीप राठौर, शाबाश। शाबाश मेरे दोस्तों, शाबाश, वेरी गुड। आंसर आ रहा है। गुलशन ने भी जवाब दे दिया। अरे वाह मेरे लाडले, वाह मेरे शेर। शाबाश राखी शर्मा। अब देखिए दोस्तों, जिनके नहीं समझ में आया है या उत्तर नहीं आया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगा रे, चिंता मत करना। देखिए त्रिभुज एबीसी, तो मैंने एक त्रिभुज बनाया क्या, एबीसी। ये मेरा एबीसी त्रिभुज है, इसको मैं बहुत संभाल के रखता हूं। हमेशा मुझे क्लास में नाम लिखना पड़ता है एबीसी, क्योंकि जब ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, आपके बोलते हैं क्षेत्रमिति, वो पढ़ाता हूं तो ये त्रिभुज मेरे बहुत काम आता है, और उसके नाम भी पक्के रट रखे मैंने एबीसी।
तो मैं एबीसी इसीलिए लिखवाता हूं। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन बन जाए पीक्यूआर में तो आपको घबराना नहीं है, यहाँ पर एबीसी की जगह पीक्यूआर भी लिखा हो सकता है, एमएनओ भी लिखा सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है। बस तीनों जहां ये लिखे हैं ना, बस उन पे डिपेंड। लेकिन मामला बस सीधा सा ये है कि ये केंद्रक क्या चीज है, माध्यिका क्या चीज है, कितना मान दे रखा है, किसका मान दे रखा है, ये वाली बातें आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो एबीसी बोला तो एबीसी बना दिया। अब देखिए एडी की लंबाई। अब पहली बात तो माध्यिका क्या चीज होती है, तो माध्यिका मध्य बिंदु पर मिला है। किसका मध्य बिंदु, कोण का मध्य बिंदु तो होगा नहीं, भुजा का होगा मध्य बिंदु। कोई बोल रहा है, बताओ। अभी अभी यही तो बता रहा हूं, है ना। स्पीकर ऑफ कीजिए आप। देखिए जो एबीसी त्रिभुज है इसमें एडी की लंबाई 15 है। अब एडी क्या चीज है, माध्यिका है। तो माध्यिका क्या होगी, ए को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर अगर मिला दें तो वो माध्यिका होगी। ए को अगर इस डी से मिलाते हैं तो एडी माध्यिका बनेगी। दूसरी बात कही जी केंद्रक है। अब ये केंद्रक क्या चीज होती है, तो दोस्तों त्रिभुज में जो तीन माध्यिकाएं होती है ना, देखो जैसे एडीआई है, ये दोनों बराबर भागों में बंट गई। इसी प्रकार से बी को इस सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाएंगे तो ये बराबर भागों, जैसे बीई नाम दे दिया, और सी को सामने वाली भुजा से मिलाएंगे तो ये होगा, तो आपका सी एफ होगी। तो ये एडी, बीई और सी एफ तीनों माध्यिकाएं हैं, और ये जिस बिंदु पर मिलती है मेरे दोस्तों वो होता है त्रिभुज का केंद्रक, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं। जी से डिनोट करते हैं तो दोस्तों मैंने क्या कहा, एडी की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों इसके साथ मैंने कल एक बात बताई थी कि केंद्रक जो है ना जी, वो हमेशा त्रिभुज की जो माध्यिका होती है उसको 2:1 में विभाजित करता है। यानी ये एडी माध्यिका है तो इसमें एजी का मान अगर 2 है ना तो जीडी का मान क्या होगा, 1 होगा। इसी प्रकार बीजी का मान अगर 2 है तो जीई का मान 1 होगा। सीजी का मान 2 है तो जीएफ का मान 1 होगा। ये वाली बात आपको समझनी है। यानी आप अगर एडी की ही बात कर रहे हो तो एडी में दो चीजें हैं, क्या, एजी और जीडी। कौन कौन है, एजी अनुपात जीडी, जो 2:1 में बंटी होती है। जब दोस्तों ये 2 है और ये 1 है तो दोनों मिलाकर पूरी कितनी बनेगी, 3 बनेगी। लेकिन मेरे सॉरी भाई यहाँ एजी नहीं एडी आएगा। अब एडी का मान 3 हो तब एजी का मान 2 होता है, जीडी का मान 1 होता है। लेकिन आपको एडी की लंबाई 3 नहीं बल्कि 15 दे रखी है, तो एडी का मान 3 को 15 बना दो। भाई 3 को 15 कैसे बनाओगे, जब 5 गुणा करोगे ना तब जाके 15 बनेगा। तो 3 का 5 गुणा यहां किया तो यहां भी इसका 5 गुणा करना पड़ेगा, यहां भी इसका 5 गुणा करना पड़ेगा। 2 का 5 गुणा करोगे 10 आ जाएगी, और 1 का 5 गुणा करोगे 5 आ जाएगी। यानी एजी का मान 10 सेंटीमीटर तो जीडी का मान कितना, 5 सेंटीमीटर। और दोनों को जोड़ के देख लो 10 और 5 कितना होता है, 15 होता है। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब बताओ देखें, क्लियर है ना, वेरी गुड। सभी के समझ में आ गई क्या, अब दोस्तों मैं आगे एक बात और बताना चाहता हूं। जैसे इसमें एडी का मान दिया, एडी का मान आपको 15 दिया, वैसे बीई का मान भी तो दे सकता है। अब बीई का मान मान लो अगले ने 12 सेंटीमीटर दे दिया और पूछ लिया बीजी का मान बताओ, जीई का मान बताओ। तो आपको पता है बी 2 भागों में बटी है, कौन, बीजी प्लस जीई। 2:1 होगा। जब ये 2 है ये 1 है तो ये कितनी,
तो यहां भी 2 का 4 गुणा कर दो 8 आ जाएगी, 1 का 4 गुणा करोगे तो 4 आ जाएगी, तो बीजी का और जीई का मान भी आ जाएगा। इसी प्रकार से जैसे सीएफ का मान आपको दे रखा है, सीएफ का मान लो आपको कितना दे दिया मेरे दोस्तों, 18 सेंटीमीटर दे दिया, और आपको किसका मान पूछ लिया, सीजी का या फिर जीएफ का मान पूछ लिया। तो देखो 3 का मान 18 है, तो 3 का 6 गुणा करोगे तब आएगा ना 18। तो यहां पर 1 का 6 गुणा ये 6 हो जाएगी और ये 6 गुणा 12 हो जाएगी। ये मामला शायद क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन इसके अलावा देखिए क्या बन सकता है, इसके अलावा ये बन सकता है, जैसे मान लो आपको इस एडी का मान न देकर आपको क्या कह दिया कि एजी का मान आपको दे दिया, एजी का मान आपको कितना दे दिया, 8 सेंटीमीटर दे दिया, और आपको पूछ लिया क्या कि माध्यिका की लंबाई बताओ। तो आपको पता है जब ये 8 ये 2 है तो ये कितनी होगी, 1 होगी, ये 4 है तो ये 2 होगी, ये 8 है तो ये कितनी होगी, 4 होगी। जब इसका मान 8 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 4 आधी हो जाएगी, तो पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 + 4 यानी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। दोस्तों बात क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट नहीं बचना चाहिए कुल मिला के। किसी की कोई समस्या है? वेरी गुड। अब देखिए दोस्तों आगे चलते हैं तारों के शहर में अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है मेरा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे आज आपके, तो बनाते हैं क्वेश्चन कि एक त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं PM QN तथा RT बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बराबर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल QMG क्या होगा? यह है आपका सवाल। मतलब त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल अगर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज QMG का क्षेत्रफल क्या होगा? है ना आनंददायी सवाल। संदीप मेहता 48, कुलदीप 24। अलग अलग कैसे हो रहा है? सुनील का 48 हो रहा है। अब देखिए दोस्तों मिलान कीजिए। यहां पर पहले त्रिभुज PQR बनाया तो मैंने बना दिया धीरे से, कहां समस्या है? ये PQR बन गया आपका। PQR में देखो PM QN RT, एक तो PM है यानी ये माध्यिका है PM, और दूसरी, अब दोस्तों एक बात बता दूं कि कोई भी माध्यिका अगर त्रिभुज में खींच दे तो वो हमेशा त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में बांटती है। अगर PQR का क्षेत्रफल 100 है ना
तो इसका 50 होगा, इसका भी 50 होगा। सीधी सी बात यही है। अब दूसरी माध्यिका अगर मैं खींचू कौन सी, क्यू एन, तो यहां से इसको मिला दिया सामने वाली को, क्यू एन आ गई। और आर टी, तो ये आ गई आपकी आर टी, तीनों माध्यिकाएं आ गई। अब दोस्तों आपको पता है हर एक माध्यिका दो भागों में बांटती है, तो ये भी इसको दो बराबर भागों में बांटेगी, ये भी दो बराबर भागों में बांटेगी। तो कुल मिला के सारे भाग जो है ना, 1 2 3 4 5 6, छह भाग क्या है, बराबर है। यानी कहने का मतलब अगर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 होगा तो इनमें से एक एक का भाग कितना होगा, एक एक होगा। और तीनों जहां पर मिलते हैं वो क्या है, जी है। अब दोस्तों मैंने कल एक बात बताई थी क्या, कि अगर पूरे का क्षेत्रफल 1 है तो इसका 1/6 होगा, इसका भी 1/6, इसका भी 1/6, इसका भी 1/6, इसका भी 1/6, इसका भी 1/, यानी सारे के सारे क्षेत्रफल जो है बराबर होंगे। अब दोस्तों आपको PQR का क्षेत्रफल कितना है, 144 दे रखा है। पूरे बड़े वाले त्रिभुज PQR का जो एरिया है वो कितना दे रखा है आपको, 144 दे रखा है मेरे दोस्तों। और आपको QMG, देखो QMG कहां है, QMG यानी ये वाला त्रिभुज पूछा है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज QMG, तो इसका एरिया क्या होगा, 1/6। किसका 1/6, जितना क्षेत्र दे रखा है, तो 144 का बट्टा 6 कर दो, 6 का भाग दोगे तो 6 दूना 12, बचा कितना 2, तो 24, 6 चौंगा 24, यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। क्यों, पहले कहां चले गए थे? अच्छा, तो मेरी गलती है क्या? जुर्माना लगेगा, देख लेना आप। कल बोलना पड़ेगा आपके पापा जी को। देखिए दोबारा बता देता हूं मैं, सीधी सी बात है, अगर कोई भी त्रिभुज है और उसकी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं खींच दी जाएं, एक मैंने ये खींची, दूसरी ये और तीसरी ये, तो कितने भाग बने, 6 भाग बने। देखो 1 2 3 4 5 6, तो पूरे का एरिया अगर 1 है तो ये छोटे वाले जो त्रिभुज बने ना, एक, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, अगर पूरे का 1 है तो इसका 1/6 होगा, पूरे का 6 है तो इसका 1 होगा, पूरे का 144 है तो 1 का कितना होगा, 144 में 6 का भाग दे दो, यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका पूछे ना, इसका भी 24 आएगा, इसका भी 24 आएगा, इसका भी 24 आएगा, इसका भी कितना आएगा, 24 आएगा, इसका भी 24 आएगा, और इसका भी 24 आएगा, और पूरे सबको जोड़ के देख लीजिए पूरा 144 बन जाएगा। 24 बार 24 6 बार आएगा तो 144 बन जाएगा, और वो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल होगा। अगर दोस्तों आपको जैसे QMG नाम दिया, वैसे यहाँ पर MGR भी दे सकता था, RGN दे सकता था, NGP दे सकता था, PGT दे सकता था, TGQ दे सकता था, यानी कोई सा भी त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल पूछे तो वो 24 24 होगा। लेकिन एक बात ये पूछ सकता है, ये Q है और यहाँ G है, तो QGR, अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो वो कितना हो गया मेरे दोस्तों, 24 प्लस 24 यानी 48 होगा। दूसरा, इस त्रिभुज का पूछे तो वो भी कितना होगा, 24 और 24 48 होगा। इसका पूछे तो वो भी कितना होगा, 24 और 24 48 होगा। अब शायद मेरी बात आपके क्लियर हो गई होगी। विक्रम सिंह जी क्लियर हुई कि नहीं हुई हैं? हाँ वही, यही चक्कर है कि आपने क्लास बीच में से अटेंड करी है, पहले वो इसका जो पोर्शन मैंने बेसिक समझाया था वो क्लियर नहीं हो पाया ना आपके।
तो आप मेरी रिकॉर्डेड जो क्लास है इस पे रिकॉर्डिंग्स पे, तो 1 से लेके 6 क्लास हैं, 7 क्लास हैं जो भी हैं, उनको आप देख लेना, फिर से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके, है ना। फिर भी दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लेना, है ना। चलें आगे। अब देखो ये मैंने एक त्रिभुज, एक क्वेश्चन बनाया, लेकिन एक क्वेश्चन के कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? 6 और 3 9 क्वेश्चन बन सकते हैं। ये 9 क्वेश्चन का जवाब अगर पूछे तो दे सकते हो कि नहीं दे सकते? 9 कौन से? 6 त्रिभुज तो छोटे छोटे बने, और 3 त्रिभुज देखो, एक तो क्यू जी आर, पी जी आर, पी जी क्यू, तो इन तीनों में से किसी का भी पूछे तो ये जो छोटे छोटे 6 हैं उनका तो 24 आएगा, और 3 बड़े बड़े बने इसमें उनका आएगा 48 48। 9 क्वेश्चन क्लियर हुए कि नहीं हुए? वेरी गुड। अब चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन ऐसा ही और देता हूं दोस्तों। क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी की माध्यिका, हाँ हाँ बीच में कॉल आ गया था। तो देखिए क्वेश्चन आपका सामने है, त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एडी है तथा ई एडी का मध्य बिंदु है। यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल क्या होगा? बताओ देखिए। बता दूं क्या? कुलदीप चंदेल 18। वेरी गुड। शाबाश। अब ये टिप्पा मारा है या फिर आंसर आया है पता नहीं, लेकिन 18 उत्तर तो आ रहा है। तो समझिए मेरे दोस्तों, यहां पर देखिए त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एडी है। ये मैंने त्रिभुज बनाया जिसका नाम है एबीसी, और इसकी माध्यिका है एडी। तो एडी माध्यिका, इसका मतलब देखो डी जो है मध्य बिंदु होगा, इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, और इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एबीसी का क्षेत्रफल 72 है ना, तो इसका भी 36 होगा, और इसका भी कितना होगा? 36 होगा। दोनों का 36 36 होगा। अब देखिए एक बात कही आगे क्या, कि जो E है वो AD का मध्य बिंदु है। AD का मध्य बिंदु यानी ये 2 बराबर भागों में बांट दे तो E आ जाएगा। और हमें देखो BDE का क्षेत्रफल पूछा है, तो BDE यानी इसको मिलाना पड़ेगा तब त्रिभुज बनेगा, और इसका क्षेत्रफल आपको पूछा है। तो दोस्तों मैंने एक ही चीज बताई आपको कि ये 36 है, तो ये पूरा जो है इसका भी कितना होगा? 36 होगा, क्योंकि टोटल 72 है तो 72 का आधा 36 36 होता है। बात क्लियर है? उसके बाद देखिए
जब मैं बात करूं कि देखो इस शीर्ष से एक बार इस त्रिभुज को देखो पूरे को, इस त्रिभुज में अगर इस भुजा के मध्य बिंदु को मैं इस शीर्ष से मिलाऊं तो ये बीई जो है वो इस त्रिभुज की माध्यिका होगी कि नहीं होगी? माध्यिका होगी। इसका मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर होंगे। बराबर होंगे इसका मतलब देखिए ये 36 है पूरा, तो 36 का आधा कितना? 18 ये और 18 ये, तो 18 18 हो जाएंगे। आपको चाहे बी डी ई का क्षेत्रफल पूछे, चाहे ए ई बी का क्षेत्रफल पूछे, दोनों का क्षेत्रफल कितना होगा? 18 18 आएगा। आपको बीडी का क्षेत्रफल पूछा है इसलिए कितना आ गया मेरे दोस्तों? 18 आ गया है। बात समझ में आ गई होगी। डिवाइडेड बाय 6 नहीं होगा, डिवाइडेड बाय 4 करने पर आएगा 18। तो कुल मिला के मेरा समझाने का ये था कि अगर किसी भी त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु को अगर मिलाए उसके सामने वाले शीर्ष से तो वो माध्यिका होगी और वो हमेशा त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटेगी या दो बराबर क्षेत्रफलों में बांटेगी। ये बात मैं समझाना चाह रहा था। तो शायद मेरी बात आपके क्लियर हो गई होगी। यस और नो में जवाब दीजिए सभी फटाक से। और किसी की कोई दिक्कत है तो मुझे बोलकर बात कर सकता है मेरे से पर्सनली। जिसने मेरी क्लास रेगुलर देखी है उसके कहीं समस्या नहीं आएगी। चलें आगे। ओके, तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तथा ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, कोमा बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो लंब केंद्र तथा परिकेंद्र के बीच की दूरी क्या होगी? एक सवाल ये है, बहुत गजब का इंपॉर्टेंट, लगा लेना मेरे दोस्तों, आगामी टपकेगा पक्का 100%। एग्जाम में टपकने वाला है, चाहे संख्या चेंज हो जाए भले ही, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन टपकने वाला है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है क्या कि कर्ण पर लंब केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी? इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही।
आनंद आ रहा है क्वेश्चनों को देखकर? बता दूं या जवाब दे रहे हो? साढ़े सात तो नहीं आएगा। सही देखो देखे। देखिए मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर त्रिभुज एबीसी में कोण बी का मान 90 डिग्री है, मतलब त्रिभुज आपका इस तरीके का बनने वाला है। 90 डिग्री का मतलब समकोण त्रिभुज बनने वाला है। और कोण बी है ना, वो 90 का है, मतलब ये बी 90 का है। इसको मैं ए लिख दूं, इसको सी लिख दूं। ए और सी आपस में इंटरचेंज कोई सा भी कर सकते हो आप। और आपको ए बी का मान देखिए 5 दिया है, बीसी का मान 12 दिया है। तो सीधी सी बात है, कर्ण का मान कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिए 12 का स्क्वायर कितना? 144 प्लस 5 का स्क्वायर कितना? 25। 144 में 25 जोड़ोगे तो 169, और इसका रूट करोगे तो क्या आएगा? 13 आएगा, जो कि क्या होगा? कर्ण की लंबाई होगी, यानी एसी की लंबाई होगी। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहां पर पहला प्रश्न क्या है? लंब केंद्र तथा परिकेंद्र के बीच की दूरी क्या होगी? तो लंब केंद्र तो कहां होगा? ये यहां होगा। ये तो है आपका लंब केंद्र। और परिकेंद्र समकोण त्रिभुज का कहां होता है? मैंने कल वाली क्लास में बताया था। ये जो कर्ण होता है ना, इस कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है, यानी ये वाला पोर्शन इसके बराबर है। ये है आपका परिकेंद्र। लंब केंद्र और परिकेंद्र, और इन दोनों के बीच की अगर आपको दूरी पूछे, यानी ये वाली दूरी पूछे, इसको नाम डी नाम देता हूं। अगर आपको बीडी की लंबाई पूछे मेरे दोस्तों, तो ये लंबाई क्या होगी? देखिए एक बार इसको केंद्र मानकर आप वृत्त खींचोगे, तो ये वृत्त तीनों शीर्षों से होकर गुजरेगा। तो आपकी ये और ये तीनों बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि केंद्र से ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। और आपको पता है ये जब पूरी 13 है, तो 13 की आधी ये कितनी होगी? 6.5 होगी। ये भी 6.5 होगी, ये भी 6.5 होगी। तो बीडी की लंबाई यानी लंब केंद्र तथा परिकेंद्र के बीच की दूरी क्या होती है मेरे दोस्तों? कर्ण की आधी होती है। ये वाली बात मैंने कल आपको बता दी थी। अब कर्ण कितना आपका? 13 है, और 13 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 6.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन दूसरे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा डायग्राम दोबारा बनाऊंगा। किसी के डाउट है तो मुझे पूछ सकता है। किसी के कोई डाउट तो नहीं है? वेरी गुड। किसी के भी डाउट नहीं है?
अब कई दोस्त क्या, मैंने दोनों क्वेश्चन साथ में दिए तो मेरा मकसद यही है कि आपके कोई डाउट नहीं रहे, नहीं तो मैं अलग अलग भी दे सकता था। अब इनका आंसर क्या, लोग बाग एक साथ करण का था, दूसरे का भी वही जवाब दे देते हैं, पहले का भी वही जवाब दे देते हैं, या फिर जो पहले का देना चाहिए वो दूसरे का, दूसरे का देना चाहिए वो पहले का दे देते हैं। इसलिए दोनों क्वेश्चन साथ में दिए ताकि आपके कंफ्यूजन में क्या पूछा गया वो चीज फोकस करनी है आपको। देखिए दोस्तों आगे चलूं तो यहां पर जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या है दोस्तों, देखिए ये वृत्त जो है इसको हटा रहा हूं मैं, चलो पूरे को ही मिटा देता हूं ना। यहां पर ये आपका त्रिभुज बन गया दोबारा तैयार आपके लिए, बढ़िया नॉन पतंजलि। ये एबीसी त्रिभुज था, ये 90 डिग्री का कोण है, ये 5 है, ये 12 है, ये 13। अब दोस्तों देखिए कर्ण पर, तो ये आपका कर्ण है 90 के सामने वाली भुजा, लंब केंद्र से, तो लंब केंद्र कहां होगा, ये यहां होगा, डाले गए लंब की लंबाई, यानी यहां से सामने वाली भुजा पर क्या डालना, आपको लंब डालना, यानी 90 डिग्री का कोण यहां पर बनाना है। अगर मैं इसको नाम देता हूं P, तो समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई कैसे निकालोगे। बात समझना मेरे दोस्तों, बहुत अच्छी वाली बात है। और पिछला क्वेश्चन क्या था, लंब केंद्र और परिकेंद्र, तो परिकेंद्र कहां होता है, परिकेंद्र होता है कर्ण का बिल्कुल बीच वाला बिंदु, यानी ये था आपका बीडी, ये बीडी था, यानी ये वाला पोर्शन इस वाले, ये पोर्शन इसके बराबर था। तो इसमें और इसमें दोनों में फर्क है, तो ध्यान रखना है कि बीपी की लंबाई आपको बतानी है। तो कैसे बताओगे मेरे दोस्तों, पहले तो मैं इसका बता देता हूं कि नॉर्मली क्या कैसे क्या करना है। अगर दोस्तों मैं इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना चाहूं तो वो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए 1/2 गुना आधार बीसी है गुना ऊंचाई क्या है, AB है, बराबर। दूसरे तरीके से मैं इसका क्षेत्रफल निकालना चाहूं तो वो कैसे निकाल सकता हूं, अगर दोस्तों मैं आधार किसको मान लूं, AC को मान लूं, तो 1/2 गुना आधार तो हो गया AC, तो ऊंचाई क्या होगी भाई, ये आधार है तो इस आधार पे जो लंब डाला जाएगा, इस पे लंब कौन है, BP, ये आधार है तो ऊंचाई BP होगी, ये आधार है तो ये ऊंचाई होगी, ये आधार है तो ये ऊंचाई होगी। यानी AC जब आधार है तो लंब क्या होगा, BP होगा, यानी ऊंचाई BP होगी। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई 1/2 गुना, यानी इस तरीके से निकालो तो भी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, और इससे निकालो तो भी इसका क्षेत्रफल आएगा। तो यहां से सीधा सीधा कहने का मतलब क्या है, ये BC आधार था, आधार को मैं A लिख रहा हूं, AB क्या है आपका, ये लंब है, लंब को मैं L लिख रहा हूं, और AC कर्ण है, कर्ण को मैं K लिख रहा हूं। देखिए 1/2 से 1/2 दोनों साइड में कट जाएगा। और अगर हमें BP का मान चाहिए तो BP का मान डायरेक्टली क्या आ जाएगा, आधार गुणा लंब, और ये कर्ण कहां आ जाएगा, इसके भाग में। तो दोस्तों अगर आपको समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई पूछे तो डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए, आधार को लंब से गुणा कीजिए और बट्टा में कर्ण लगा दीजिए और ये फॉर्मूला भी छाप लीजिए। तो यहां पर देखिए अगर आपको बीपी की लंबाई चाहिए यानी दूसरे क्वेश्चन का जवाब चाहिए तो डायरेक्ट क्या करो, आधार और लंब दोनों को गुणा करो, यानी 5 गुणा 12 करो और बट्टा में क्या लगा दो, 13 लगा दो। तो 12 पंजो 60, बट्टा में लगा दो 13, 13 का भाग दोगे तो 13 चौके 52 है, बच गया कितना 8, तो लगा पॉइंट यानी 80 हो गया। और 13 पंजो 65, 13 6 78, और बचा कितना 2 तो 20, 13 एकम 13,
यानी लगभग जो लंबाई आएगी वो 4.1 सेंटीमीटर, सॉरी 4.61 सेंटीमीटर आएगी। कैसा लगा रे? अगर दोस्तों लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी पूछे तब तो कर्ण का आधा कर देना है, और कर्ण पर समकोण वाले शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई पूछे तो आधार और लंब को गुणा करो और बट्टा में कर्ण लगा दो, दोनों के जवाब आ जाएंगे सटासट चटाचट पटापट। अब मुझे यस और नो में जवाब दो कि ये सवाल आपके समझ में आया या नहीं। वेरी गुड, सभी के आ गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अभी चलते हैं रीजनिंग की क्लास में, क्लास नंबर 2 में सभी आ जाइए फटाक से। ठीक है दोस्तों, बाय।